जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के हिंदी को पढ़ेंगे। हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम है भाषा मंजरी। भाषा मंजरी में पाठ 18 में है तालाब बांधता धर्म शुभाव। तो ये एक निबंध है जिसे अनुपम मिश्र ने लिखा है। आज भी खड़े हैं तालाब पुस्तक से ये पाठ लिया गया है। इसमें लेखक ने जो तालाब के महत्व है, उसकी उपयोगिता है और उसके इतिहास, जो इससे जुड़ा जो इतिहास है उसके बारे में इस पाठ में वर्णन किया है। तो तालाब किस प्रकार मनुष्य के लिए उपयोगी है और उसकी महत्ता के कारण जो प्राचीन काल में हमारे पूर्वज लोग उसको धर्म के साथ जोड़ते थे। तालाब निर्माण को लोक कल्याणकारी, परोपकारी कार्य मानते थे और ये उनके जीवन से भी जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पहलू था। तो चलिए जानते हैं तालाब बांधता धर्म शुभाव। तो किस तरह से तालाब बांधता है धर्म को और शुभाव मतलब अच्छे भावनाओं को। जो समाज को जीवन दे उसे निर्जीव कैसे माना जा सकता है। तालाबों में, जल स्रोतों में जीवन माना गया और समाज ने उनके चारों ओर अपने जीवन को रचा। तो समाज को जो जीवन दे, तो पानी ही जीवन है, ये आप जानते हैं। और तालाब जो है वो हमको जीवन देने का काम करता है क्योंकि उसमें पानी जमा रहता है और जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो इसलिए हम तालाब को निर्जीव कैसे मान सकते हैं। जल स्रोतों में जीवन माना गया है और समाज ने उसके चारों ओर अपने जीवन को रचा है। तो जहाँ मानव रहेंगे उसके आसपास जलाशय जरूर रहेंगे क्योंकि मनुष्य के लिए जो जल है बहुत उपयोगी है। और तालाब और एक काम क्या करता है, ये जब बारिश का जल इसमें संग्रह हो जाता है, तालाब क्या होता है, बड़ा बड़ा गड्ढा होता है जिसमें पानी जमा होता जाता है। तो ये जब पानी जमा होता है, बरसात का पानी, तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे रिसकर ये जमीन के अंदर जाता है जिससे जो भूमि के नीचे का जल स्तर है वो भी अच्छा रहता है। और यदि तालाब नहीं रहते, जल संचय की ये व्यवस्था नहीं रहती तो क्या होता, बारिश का पानी नीचे गिरता और बहकर चला जाता। लेकिन तालाब के कारण क्या होता है, जल का संचय हो जाता है जो मानव के लिए बहुत उपयोगी होता है। जिसके साथ जितना निकट का संबंध, जितना स्नेह, मन उसके उतने ही नाम रख लेता है। तो जो हमारे निकटतम संबंधी होते हैं, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, तो उसके हम क्या करते हैं, अपने अपने तरीके से अलग अलग नामों से पुकारते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में, भाषाओं में, बोलियों में तालाब के कई नाम हैं। तो जिस तरह से हम अपने स्नेही, जो निकटतम व्यक्ति हैं, उसके अलग अलग नामों से बुलाते हैं उन्हें, तो उसी तरह से देश के अलग अलग राज्य में, अलग अलग भाषाओं में तालाब को भी अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। बोलियों के कोश में, उनके व्याकरणों के ग्रंथों में, पर्यायवाची शब्दों की सूची में तालाबों के नामों का एक भरा पूरा परिवार देखने को मिलता है। तो व्याकरण में जो पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें तालाब के बहुत सारे नामों के बारे में भी आप पढ़ेंगे। व्याकरण के एक प्राचीन ग्रंथ में तालाबों को उनके स्वभाव के कारण धर्म शुभाव कहा गया है। तो ये जो पाठ में धर्म शुभाव शब्द आया है, तो ये व्याकरण के एक प्राचीन ग्रंथ है उससे आया है। तो तालाब का जो स्वभाव है, सबका मानव धर्म की रक्षा करना, धर्म और शुभावना, अच्छी भावनाओं को सबके मन में लाना और सबके लिए उपकार करना, तो उसके इसी गुण के कारण इसे धर्म शुभाव कहा जाता है, जो पाठ का शीर्षक भी है, धर्म शुभाव। लोक धर्म शुभाव से जुड़ जाता है और जो लोगों के धर्म और स्वभाव से कौन जुड़ जाता है, ये तालाब जुड़ जाता है। प्रसंग सुख का हो तो तालाब बन जाएगा, प्रसंग दुख का हो तो
तालाब बन जाएगा। चाहे दुख हो या सुख हो, लोग उसके याद में तालाब बना देते थे, जो सभी लोगों के लिए उपकारी होता था। मृत्यु किस परिवार में नहीं आती? तो प्रत्येक परिवार में मृत्यु जरूर आती है। ऐसा कोई परिवार आपको नहीं मिलेगा जिसमें कभी कोई नहीं मरा हो। तो हर परिवार अपने दुखद प्रसंग को समाज के सुख के लिए तालाब से जोड़ देता है, और उनके घर में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके दुख में, उनके स्मृति में तालाब का निर्माण करते हैं, जिससे समाज को सुख मिलता है, समाज के लिए भलाई होता है, समाज को जल प्राप्त होता है और बाकी चीजों के लिए भी ये उपयोगी है तालाब। तो जब दुखद कोई घटना होता है तो उसमें भी लोग समाज के सुख के लिए तालाब बना देते हैं। साथ ही उनके जो प्रियजन की मृत्यु हुई है उसकी भी स्मृति उस तालाब के साथ रह जाती है। पूरे समाज पर दुख आता, अकाल पड़ता, तब भी तालाब बनाने का काम होता। चाहे अकाल पड़ जाए तो क्या होता है, या फिर समाज में किसी तरह का दुख आ जाए तो भी क्या करते हैं लोग, तालाब बनाने का काम करते हैं। अकाल पड़ने से क्या होता है, चारों तरफ सूखा पड़ जाता है, फसल नहीं होती, पानी का अभाव हो जाता है। तो ऐसे समय में भी लोग क्या करते हैं, तालाब बनाने का काम करते हैं। लोगों को तत्कालिक राहत मिलती है, और तालाब बनाने से क्या होता है, उसमें पानी जमा होता है और उससे लोगों को राहत मिलती है। पानी का इंतजाम होने से बाद में भी कभी आ सकने वाले इस दुख को सह सकने की शक्ति समाज को बनती है। तो ये जो अकाल से निपटने का बहुत ही सहज उपाय क्या है, तालाब का निर्माण करना। तो उससे तो तत्कालीन राहत मिलती ही है, साथ ही जो भविष्य में कभी इस तरह का दुख आए तो उसमें भी समाज को शक्ति मिलता है। ये तालाब उस अकाल से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। बिहार के मधुबनी इलाके में 6वीं शताब्दी में आए एक बड़े अकाल के समय पूरे क्षेत्र के गांवों ने मिलकर 63 तालाब बनाए थे। तो 63 तालाब बनाए थे। 6वीं शताब्दी में मधुबनी एक जगह है बिहार का, तो वहां गांव के लोगों ने मिलकर ही तालाब बनाया था। मधुबनी में ये तालाब आज भी हैं और लोग इन्हें आज भी कृतज्ञता से याद रखे हैं, और ये तालाब अभी भी विद्यमान है वहां पर मधुबनी में, और लोग आज भी उसका धन्यवाद करते हैं, उसको आदर करते हैं कि ऐसे अकाल की स्थिति में इन तालाबों ने उनके जीवन की रक्षा की थी, और उसकी याद हमेशा बनी रहती है। प्राचीन काल से ही गड़ा हुआ कोस किसी के हाथ लग जाए तो उसे अपने पर नहीं परोपकार में लगाने की परंपरा रही है। यदि किसी को कहीं कोई खजाना मिल जाए, किसी तरह का गड़ा हुआ पैसा मिल जाए, तो लोग उसको अपने ऊपर नहीं खर्च करते हैं, उसको दूसरों के भलाई के लिए, परोपकार के लिए खर्च करने का परंपरा प्राचीन काल से चला आ रहा है। परोपकार का अर्थ प्रायः तालाब बनाना या उसकी मरम्मत करना माना जाता है। और परोपकार क्या होता है कि तालाब का निर्माण करें और तालाब की मरम्मत करें। मरम्मत करने से क्या होता है कि तालाब में पानी संग्रह करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। और ये जो परंपरा है उपकार करने का, तो परोपकार करने का पर्यायवाची क्या हो जाता है कि तालाब बनाना। तो ऐसी लोगों की मान्यता थी कि यदि कोई उपकार का कार्य करना है तो तालाब का निर्माण कराओ। कहा जाता है कि बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल के बेटे को गड़े हुए खजाने के बारे में एक बीजक सूत्र संकेत मिला था। तो एक खजाने का नक्शा मिला था बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल के बेटे को, तो उन्होंने उस खजाना को खोज निकाला। बीजक की सूचना के अनुसार जगतराज ने खजाना खोद निकाला। तो उनके जो पुत्र थे छत्रसाल के बेटे जगतराज, उन्होंने खजाना को सूत्र संकेत, जो खजाना का चित्र था उससे उनको खजाना मिल गया। छत्रसाल को पता चला तो वह बहुत नाराज हुए। जब उनके पिता को पता चला, छत्रसाल जो बुंदेलखंड के राजा थे, तो वे नाराज हुए
कि जब खजाना मिला है तो उसका उपयोग खुद के लिए न करके समाज के लिए करो। पिता ने बेटे को आज्ञा दी कि उससे चंदेलों के बने सभी तालाबों की मरम्मत की जाए और नए तालाब बनवाए जाए। तो जगतराज को जो खजाना मिला था तो उनके पिता छत्रसाल ने कहा कि उस खजाने से तुम चंदेलों में जितने भी तालाब हैं उसकी मरम्मत कराओ, क्योंकि यदि तुमको खजाना मिला तो उसको परोपकार में खर्च करो। परोपकार मतलब क्या? तालाब का निर्माण कराना। और मरम्मत के बाद जो पैसा बचे उससे नए तालाब बनवाए जाए। तो खजाना बहुत बड़ा था। पुराने तालाबों की मरम्मत हो गई और नए भी बनने शुरू हो गए। मतलब बहुत ज्यादा रकम था जो खजाना उनको मिला था, तो मरम्मत करने के बाद भी पैसा बच गया, तो उससे उन्होंने नए तालाबों का भी निर्माण कराया। बुंदेलखंड में ये तालाब आज भी हैं, तो अभी भी वे सारे तालाब मौजूद हैं। पुराने समाज की मान्यताओं के अनुसार अमावस और पुनो इन 2 दिनों को कारज यानी अच्छे और वह भी सार्वजनिक कामों का दिन माना गया है। तो पुराना मान्यता क्या है कि अमावस में मतलब अमावस्या, इसको वहाँ के लोकल भाषा में बोलने का प्रयास किया गया है, देसी भाषा में, कि अमावस व पुनो। तो अमावस्या या पूर्णिमा के दिन लोग अच्छे कार्य करने की मान्यता थी लोगों के द्वारा कि उस दिन हम अच्छे काम करेंगे, और वो भी कैसा काम? सार्वजनिक काम, मतलब अपना काम नहीं, सभी लोगों का भलाई हो वैसे सार्वजनिक काम। तो इन दोनों दिनों में निजी काम से हटने और सार्वजनिक काम से जुड़ने का विधान रहा है। तो ये जो अमावस्या पूर्णिमा के दिन लोग निजी काम, अपना काम नहीं करते थे, उस दिन वे लोग सार्वजनिक काम में जुड़ते थे। तो ऐसा उस समय का मान्यता था, विधान था वैसा। किसान अमावस और पूनों को अपने खेतों में काम नहीं करते थे। उस समय का उपयोग वे अपने क्षेत्रों के तालाब आदि की देखरेख व मरम्मत में लगाते थे। तो क्या करते थे लोग? अपने खेतों में वे 2 दिन नहीं काम करते थे। अमावस्या पूर्णिमा के दिन, उस दिन का उपयोग वे अपने क्षेत्र में जो तालाब है उसकी देखरेख में, उसकी मरम्मत में करते थे। समाज में श्रम भी पूंजी की तरह होता था। जैसे कोई किसी को पैसा दे दे या फिर कोई किसी के लिए काम कर दे, तो दोनों एक जैसा ही काम हो गया। या तो पैसा दो या फिर श्रम दो। तो लोग श्रम देते थे और तालाबों का मरम्मत कराते थे, और उस पूंजी को निजी हित के साथ वे सार्वजनिक हित में भी लगाते जाते थे। और जो निजी पूंजी उनको संग्रह होता था समाज से, तो उसको भी क्या करते थे? वे सार्वजनिक हित में लगाते थे। वर्ष की 12 पूर्णिमाओं में से 11 पूर्णिमाओं को श्रमदान के लिए रखा जाता था। तो जो पूरे साल में 12 पूर्णिमा होगा, तो उसमें से जो 11 पूर्णिमा होगा उसमें लोग क्या करते थे? श्रमदान करते थे। पर पूस माह की पूनों पर तालाब के लिए धन या पैसा एकत्र किए जाने की परंपरा रही है। तो 11 पूर्णिमाओं को क्या करते थे? वे लोग श्रमदान करते थे तालाब के मरम्मत के लिए, देखभाल के लिए। लेकिन जो एक पूर्णिमा बच जाता था पूष मास का, तो उसमें क्या करते थे लोग? धान और पैसा इकट्ठा करते थे। किसके लिए? तालाब के देखरेख के लिए। ऐसा लोगों के वहां परंपरा थी। तो देखिए कितना इतिहास जुड़ा हुआ है तालाब के निर्माण को लेकर। तो प्राचीन काल में तालाब के निर्माण को कितना अच्छा कार्य माना जाता था। लोग श्रमदान करके भी तालाब बनाते थे। छत्तीसगढ़ में उस दिन छेर-छेरा त्योहार मनाया जाता है। छेर-छेरा में लोगों के दल निकलते हैं, घर घर जाकर गीत गाते हैं और गृहस्थ से धान एकत्र करते हैं। तो किस दिन? पूस मास के जो पूर्णिमा होता था उस दिन लोग, छत्तीसगढ़ के लोग छेर-छेरा त्योहार मनाते थे। और छेर-छेरा में क्या किया जाता था? लोग दल में, समूह में घर घर जाते थे और गाना गाते थे, गीत गाते थे
और जो घर के लोग होते थे उनसे धान एकत्र करते थे। चंदा जैसा होता था कि घर घर गए, गाना गाए और उनसे धान की भिक्षा लिया या धान दान में लिया। धान की फसल कटकर घर आ चुकी होती है, तो उस समय क्या होता है, धान की फसल सबकी आ जाती है, तो लोग जो पैसा नहीं दे पाते तो वे धान देते थे। तो पहले अन्नदान का ही ज्यादा विधान था। हर एक घर अपने सामर्थ्य से धन का दान करता, तो जिसका जैसा सामर्थ्य होता था, जिसकी जैसी उपज होती थी, तो वो उसी के अनुसार जो धान होता था उसका दान करता है। इस तरह जमा किया गया धान ग्राम कोष में रखा जाता था। तो उनका भी एक बैंक होता था जिसको धान ग्राम कोष कहा जाता था। तो ये जो धान जमा करते थे लोग चंदा करके, तो उसको वहां सुरक्षित रखा जाता था। देखिए क्या है, तालाब का दृश्य है। तो तालाब कितना सुंदर हरा भरा चारों तरफ, जहां पानी रहेगा उसके आसपास हरियाली रहेगी और इसमें पानी भी संग्रह होगा, जिससे सभी कार्य सुगम हो जाएंगे मनुष्य को। तो इसी कोष से आने वाले दिनों में तालाब तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों की मरम्मत और नए काम पूरे किए जाते थे। और जो धान को जमा करके कोष तैयार किया जाता था और उसी धान के बदले में वे तालाबों का निर्माण कराते थे, तालाबों का मरम्मत कराते थे, और जो सार्वजनिक स्थान होते थे तो उनकी भी मरम्मत कराने का कार्य वे करते थे। शायद आज ज्यादा पढ़ लिख जाने वाले लोग अपने समाज से कट जाते हैं, और आजकल क्या परिस्थिति है कि लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो गए तो नौकरी करने के लिए शहरों में चले गए, तो उनको समाज से कोई लेना देना नहीं रहता। लेकिन तब बड़े विद्या केंद्रों से निकलने का अवसर तालाब बनवाने के प्रसंग में बदल जाता था। और उस समय क्या था प्राचीन काल में कि जो बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों से पढ़कर निकलते थे तो वे क्या करते थे, लोगों को जागरूक भी करते थे तालाब बनाने के लिए, और वे अपना भी योगदान देते थे। मधुबनी दरभंगा क्षेत्र में यह परंपरा बहुत बाद तक चलती रही। तो ये जो क्षेत्र है मधुबनी दरभंगा, यहाँ भी ये तालाब बनाने की परंपरा चलती ही रही। तालाबों में प्राण है, प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव बड़ी धूमधाम से होता था। तो माना जाता था कि तालाब में भी प्राण है, क्योंकि ये प्राण देने का काम करता है मनुष्यों को। इसलिए जब तालाब की खुदाई होती थी, किसी नए तालाब को बनाया जाता था, तो तालाब में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता था। तो ये परंपरा अब भी मौजूद है कहीं कहीं, जो प्राण प्रतिष्ठा का, तो बिना प्राण प्रतिष्ठे उस तालाब का उपयोग नहीं किया जाता था, और प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव भी मनाया जाता था और बड़ी धूमधाम से होता था ये चीज। और उसी दिन उसका नाम रखा जाता था, प्राण प्रतिष्ठा किया जाता था, उसका नाम रखा जाता था। जैसे छोटे बच्चे को क्या किया जाता है, अन्न खिलाया जाता है, उसका नाम रखा जाता है। तो उसी तरह से जब नया तालाब तैयार होता है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, उसका नाम भी रखा जाता है, और बड़े धूमधाम से लोग इसको उत्सव की तरह पालन करते थे। तो किस तरह से हमारे संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है तालाब का निर्माण, और किस तरह से तालाब हमको प्राण देता है, इसलिए हम उसके साथ ऐसे जुड़े हैं जैसे वो हमारा ही एक अभिन्न अंग है। कहीं कहीं ताम्रपत्र या शिलालेख पर तालाब का पूरा विवरण उकेरा जाता था। तो उस समय क्या होता था कि जहां तालाब निर्माण हुआ उसके सामने ताम्रपत्र पर जो तालाब के बारे में किस समय बना, किस तरह से बना, कितने दिनों में बना, ये सारे चीजों को, विवरण को लिखा जाता था। कहीं कहीं पर शिला पत्थरों के ऊपर भी तालाब का विवरण लिखा जाता था। कहीं कहीं तालाब का पूरी विधि के साथ विवाह भी होता था, तालाब का विवाह भी किया जाता था। तो ऐसी मान्यता था कि तालाब में भी जीवन है, वो भी जीवित है। तो जिस तरह से मनुष्यों में नामकरण होता है, विवाह होता है, तो उसी तरह से तालाब का भी प्राण प्रतिष्ठा होता है, उसका नामकरण होता है, उसका विवाह होता है। तो जिस तरह से हम मनुष्यों में प्राण है, माना जाता था कि उनमें भी प्राण है। आज बड़े शहरों की परिभाषा में आबादी का हिसाब केंद्र में है,
पहले बड़े शहर या गांवों की परिभाषा में उसके तालाबों की गिनती होती थी। तो अभी जो बड़े शहर है उसका परिभाषा क्या है, उसके आबादी के हिसाब से माना जाता है। लेकिन पहले जो बड़े शहर या फिर गांव होते थे उसकी परिभाषा तालाबों की गिनती के अनुसार होती थी। तो उसको बड़ा या छोटा किस आधार से माना जाता था, उसके तालाबों की संख्या के अनुसार। कितनी आबादी का शहर या गांव है, इसके बदले पूछा जाता था कि कितने तालाबों का गांव है। तो ऐसे जैसे शहरों में क्या पूछा जाता है कि कैसी आबादी है उस शहर की, कैसा भीड़ भाड़ है। लेकिन पहले क्या पूछा जाता था कि उस शहर में कितने तालाब हैं, उस गांव में कितने तालाब हैं। तो ऐसी लोगों की पहले मान्यता थी। इस तरह के लोग मानते थे कि तालाब को ही समृद्धि के साथ जोड़ते थे कि जितने लोग होंगे उसी के अनुसार तालाब भी होंगे। और जब तालाब थे तब क्या था, जो भूमिगत जल की समस्या है वो भी बहुत कम थी। अभी क्या देखते हैं कि गर्मी होते होते जो चापाकल से पानी निकलता है, कुएं का पानी, वो क्या होता है, सूख जाता है क्योंकि जल स्तर बहुत नीचे चला जाता है। और इसका क्या कारण है, तालाबों में कमी। क्योंकि जहां जहां तालाब थे उसको पूरा ढक कर उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसमें बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए गए शहरों में, जिसके कारण क्या है, जो जल संचय करने वाले तालाब हैं वो अब जल नहीं संचय कर पा रहे, जिसके कारण जो भूमिगत जल है वो भी कम हो जा रहा है। और चारों तरफ तो कंक्रीट का जाल है, कहीं पर मिट्टी ही नहीं है कि जल को संचय कर सके। तो इसके लिए जल संचय का सबसे अच्छा उपाय क्या है, तालाबों का निर्माण, जिसके कारण मिट्टी के नीचे जल स्तर में बढ़ेगी और हमें जो गर्मियों में पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ी में बड़े गांव के लिए कहावत है कि वहां 6 आगर 6 कोरी, यानी 6 बीसी और 6 अधिक, मतलब 120 और 6 या 126 तालाब होने चाहिए। तो ये छत्तीसगढ़ में बड़े गांव के लिए ये कहावत थी कि वहां 126 तालाब होने चाहिए, तभी वो बड़ा गांव है। इन तालाबों के दीर्घ जीवन का एक ही रहस्य था, ममत्व। और ये जो तालाब इतने दिनों तक मौजूद हैं उसका एक ही रहस्य क्या था कि उसकी ममता। यह मेरा है, हमारा है, ऐसी मान्यता के बाद रखरखाव जैसे शब्द छोटे लगने लगेंगे। और जैसे ही कोई किसी चीज में हमारा वाला भाव आ जाएगा तो सभी लोग उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन जब मेरा वाला भाव आ जाएगा कि ये मेरा है, तब क्या होगा, उसका रखरखाव में कमी आ जाएगी। भुजलिया के 8 अंग पानी में डूब सके, इतना पानी ताल में रखना, ऐसा गीत गाने वाली, ऐसी कामना करने वाली स्त्रियां हैं। तो उनके पीछे ऐसा समाज भी रहा है जो अपने कर्तव्यों से इस कामना को पूरा करने का वातावरण बनाता था। तो पहले किसी उत्सव में महिलाएं गाती थी कि ऐसा तालाब बनाना कि जिसमें इतना पानी हो कि 8 भुजाएं, शरीर का पूरा अंग डूब सके। तो ऐसे उनके जो रीति रिवाज है उसमें भी इस तरह के गीत गाने का चलन था। इसका मतलब क्या है कि उनके जो रीति रिवाज है उसमें भी तालाब जुड़े हुए थे। और समाज के जो बाकी लोग थे वे क्या करते थे, वो अपना कर्तव्य मानते थे। और जो स्त्रियों की ये कामना थी, इच्छा थी कि तालाब में पानी भरा रहे, तो उसको पूरा करने के लिए वे ऐसा वातावरण बना देते थे। और तालाबों को बहुत ध्यान दिया जाता था, उसकी बहुत अच्छी से देखभाल की जाती थी, उसकी मरम्मत की जाती थी। घर गैल घर मैल, यानी सब घरों के मेल से तालाबों का काम होता था। तो तालाब किसी एक का ना होकर पूरे समाज का होता था, जिसके कारण पूरा समाज ही उसकी देखभाल करता था। तो बहुत अच्छा है कि हम तालाब के जो गुण हैं उससे परिचित हो रहे हैं। और वो आज के समय में भी बहुत आवश्यक है कि इस चीज को समझना कि तालाब हमारे लिए कितना जरूरी है, ये हमारे लिए कैसा प्राण रक्षक है।
इसलिए इसके महत्व को समझिए और तालाब निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित करने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। इसका कुछ भाग बाकी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।